जय श्री राम। कोई ग्रह जब उच्च का होता है तो अपने हाईएस्ट लेवल के परिणाम देता है और सबसे ज़्यादा असर पड़ता है उसके अपने घरों के ऊपर। जिनके अंदर जान सी आ जाती है उन घरों को स्ट्रेंथ मिलती है। साथ ही साथ ये ग्रह जिस भाव के अंदर होता है उस भाव को भी प्रभावित करता है और जिन घरों के ऊपर उसकी दृष्टि जाती है उन घरों को भी अपने प्रभाव में लेता है। यानी कि कोई ग्रह जब उच्च का होता है तो एक से अधिक ग्रह प्रभावित होते हैं। परंतु क्या आपने कभी ऐसा भी सोचा है कि ग्रह उच्च का होने के कारण उसके अंदर नकारात्मकता बढ़ जाती है या उस ग्रह का संबंध पीड़ा से हो जाता है, परेशानियों से हो जाता है, दुख दर्द से हो जाता है। वहीं अगर उसकी उल्टी कंडीशन करके देखें, वही ग्रह अगर नीच हो जाए तो वो ग्रह साधारण से परिणाम देने लगता है और उसके नेचुरल सिग्निफिकेशन अचानक से जो है बड़े हुए नजर आते हैं। जानते हैं ऐसा क्यों? अगर नहीं तो ये आज का वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इसी टॉपिक के ऊपर। परंतु इससे पहले कि हम और आगे बढ़े, आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लगातार अपलोड करते रहता हूँ और आपका सब्सक्राइब करना प्रेरणा देता है अच्छा वीडियो बनाने के लिए और मेहनत करने के लिए। और यदि आप में से कोई भी किसी भी समस्या पर मुझसे कंसल्टेंसी लेना चाहे तो आप नीचे दिए हुए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, फिर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। अगर आप ज्योतिष सीखना भी चाहें तो इसके लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं आज के विषय की ओर और ये समझने का प्रयास करते हैं कि ग्रह कौन सी परिस्थितियों के अंदर उच्च का होने के बावजूद कमज़ोर से फल देने लगता है। उसके परिणामों में कहीं न कहीं नकारात्मकता देखने को मिलती है। उस ग्रह का संबंध पीड़ाओं से ज़्यादा नज़र आता है। ये क्यों होता है, किस लिए होता है, आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। अब इसी बात को समझने के लिए हम यहाँ इस बर्थ चार्ट की मदद लेंगे और इसी की सहायता से हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि इस कुंडली के अंदर मंगल एग्जॉल्टेशन में है और मंगल की अगर प्लेसमेंट की बात करें तो त्रिकोण के अंदर प्लेसमेंट भी हम अच्छी कहेंगे। इस लिहाज से इस मंगल के हमें हाईएस्ट लेवल के रिजल्ट मिलने चाहिए, ऐसी बात हम कर सकते हैं। परंतु अगर इस कुंडली को आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि मंगल यहाँ पर दो ऐसे घरों को लेकर चल रहा है जो कुंडली के सबसे नेगेटिव घर है। आठवां घर और तीसरा घर। और कोई भी ग्रह जब एग्जॉल्टेशन में आता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसके जो अपने घर है उनको स्ट्रेंथ मिलेगी, वो ताकतवर होंगे। अब आप ही मुझे बताइए कि मंगल के उच्च का होने के कारण यदि आठवां घर ताकतवर होता है तो इसका क्या परिणाम निकलेगा। आठवें घर का संबंध जो है तकलीफों से है, परेशानियों से है। शरीर और मन को परेशान करने वाली जितनी भी बातें हैं वो हम कुंडली के आठवें घर से ही देखते हैं। ऐसी स्थिति में मंगल के एग्जॉल्टेशन में आने के कारण यदि आठवां घर शक्तिशाली होता है, उसके अंदर स्ट्रेंथ आती है, उसके अंदर जान आती है, तो इसके नतीजे क्या निकलेंगे। जो आठवां घर परेशानी देता है वो और ज़्यादा ताकतवर होने के कारण और ज़्यादा तकलीफ़ें देना शुरू करेगा, और ज़्यादा परेशानियां पैदा करेगा, और ज़्यादा पीड़ा देगा। और साथ ही साथ ये मंगल तीसरे घर का भी अधिपति है। तो
तीसरे घर का अधिपति होने के कारण ये आपसे जो है मेहनत ज़्यादा करवाएगा। किसी भी चीज़ को पाने के लिए आपको ज़रूरत से ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इन दो घरों के शक्तिशाली होने के कारण आपके जीवन में और ज़्यादा परेशानियां बढ़ गई। साथ ही साथ यहाँ पर मंगल 5वें घर के अंदर बैठा हुआ है और ये 8वें घर का मालिक है। तो अपने 8वें घर की जो परेशानियां है वो 5वें घर के अंदर लेके बैठा, तो 5वें घर यहाँ पर डिस्टर्ब होगा। 5वें घर से हम जिन चीज़ों को देखते हैं उन चीज़ों को पाने में कठिनाइयाँ आएंगी। 5वें घर से हम संतान को देखते हैं तो संतान से संबंधित आपको परेशानियां देखने को मिल सकता है। और भी बहुत सारी चीज़ें 5वें घर के अंदर आती है, उन सभी के अंदर कहीं न कहीं जो है कमतरता देखने को मिलेगी। अब यहाँ आप देखेंगे कि मंगल अपनी चौथी दृष्टि से 8वें घर को देखता है, तो यहाँ पर 8वां घर और ज़्यादा शक्तिशाली हो गया, क्योंकि एक ताकतवर मंगल, एग्जॉल्टेड मंगल अपने ही घर को देखता है तो उसकी बढ़ोतरी करेगा, उसके अंदर जान फूंकने का प्रयास करेगा। तो 8वां घर और ज़्यादा बली हो गया, तो ये और ज़्यादा घातक हो गया। अब यहाँ पर इसकी 7वीं दृष्टि 11वें घर पर पड़ती है और 11वें घर से हम सभी प्रकार के लाभदायक स्थितियों को देखते हैं, सोशल सर्किल को देखते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें प्रभावित होंगी। 11वें घर की चीज़ों को पाने के लिए व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ेगा। मैंने ये संघर्ष शब्द क्यों कहा? क्योंकि मंगल का सीधा संबंध जो है संघर्ष से होता है। जहाँ भी मंगल की दृष्टि पड़ेगी वहाँ व्यक्ति को जो है संघर्ष कराएगा। तो 11वें घर की चीज़ों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ेगा। और मंगल की अगर 8वीं दृष्टि की बात करें तो ये पड़ती है 12वें घर पर, ये खर्चों के अंदर बढ़ोतरी करेगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि उच्च का मंगल होने के कारण व्यक्ति के जीवन में अनावश्यक तकलीफें ज़्यादा बढ़ गई है। अगर हम इसकी एक और क्वालिटी की बात करें तो यहाँ मंगल एग्जॉल्टेशन में ज़रूर है, परंतु आप देखेंगे कि अपने दिग्बल से काफ़ी दूर चला गया है। मंगल कुंडली के 10वें घर में दिग्बली होता है और ये एकदम अपोजिट कंडीशन के आसपास ही आया वाला है। इसका मतलब इस मंगल के पास में वो दिग्बल नहीं है। और दिग्बल नहीं होने का मतलब ये है कि जो नेचुरल कारकत्व होते हैं, नेचुरल सिग्निफिकेंस होते हैं मंगल के, वो इस नेटिव के अंदर कम मात्रा में पाए जाएंगे। हमें पता है कि मंगल साहस का कारक है, महत्वाकांक्षाओं का कारक है, संघर्ष करने की क्षमता का कारक है, हार नहीं मानने की प्रवृत्ति का कारक है, ऊर्जा का कारक है। तो जब मंगल दिग्बलहीन हुआ तो व्यक्ति के अंदर ये जो मंगल वाली जो क्वालिटीज़ है ये कम मात्रा में देखने को मिलेंगी। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये मंगल उच्च का होने के कारण हमारे जीवन में जो है इस नेटिव के जीवन में तकलीफ़ें ज़्यादा बढ़ गई है, उल्टा जो है काम हो गया यहाँ पर। अब हम इसी मंगल को नीच का करके देखते हैं। अब मान लीजिए कि इसी बर्थ चार्ट में ये मंगल 11वें घर में बैठा हुआ है, तो 11वें घर में यहाँ पर कर्क राशि है और कर्क राशि में मंगल नीच का होता है। तो इसका मतलब इस मंगल के जो है न्यूनतम परिणाम मिलना चाहिए। इस मंगल की जो है यहाँ पर ताकत में कमी आई है। अब आप यहाँ इसको ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि ये मंगल नीच का होने के कारण ज़्यादा फायदेमंद हो गया है। 8वें घर का अधिपति अगर नीच का होता है तो 8वें घर के अंदर न्यूनता आएंगी और 8वां घर मन और शरीर को पीड़ा देने वाला घर है। तो यहाँ पर व्यक्ति के जीवन में वो जो तकलीफ़ें हैं वो निश्चित रूप से कम होंगी, क्योंकि 8वां घर का अधिपति यहाँ नीच का हुआ है।
और तीसरे घर का अधिपति नीच का हुआ है, इसका मतलब व्यक्ति को जो शारीरिक श्रम है वो कम करना पड़ेगा, उसके अंदर कमतरता आएंगी, व्यक्ति को संघर्ष कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दो घर जो कुंडली के नेगेटिव है, उन घरों से संबंधित जो नेगेटिव परिणाम है उनके अंदर कमतरता आएंगी जब ये मंगल नीच का हो जाता है। अब यहाँ आप देखेंगे कि 11वें घर के अंदर जो मंगल की स्थिति है उसको हम बहुत अच्छी कह सकते हैं, क्योंकि 3, 6, 10, 11 ये जो 4 उपचय भाव है, इनके अंदर किसी भी पाप ग्रह की उपस्थिति होती है तो उसे हम अच्छा कहते हैं। और यह मंगल एक उपचय भाव के अंदर बैठा हुआ है जो कि एक अच्छी स्थिति मानी जाएगी। इसका सीधा सीधा अगर हम अर्थ लगा के देखें तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि व्यक्ति लाभदायक स्थितियों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता हुआ नजर आएगा, किसी भी हालत में जो है लाभदायक स्थितियों को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। ये हर लिहाज से जो है एक अच्छी पोजीशन मानी जाएगी। और अगर हम यहाँ मंगल के दिग्बल की बात करें तो यहाँ मंगल 10वें घर में दिग्बली हुआ है और ये दिग्बल के बहुत करीब है, तो इसे हम दिग्बली कहेंगे। तो यहाँ दिग्बली होने का अर्थ यह है कि जो मंगल के नेचुरल सिग्निफिकेंस है वो इस नेटिव के अंदर भरपूर मात्रा में पाए जाएंगे। व्यक्ति साहसी होगा, निडर होगा, हार्ड वर्किंग होगा, व्यक्ति ऊर्जावान होगा, महत्वाकांक्षी होगा और किसी भी कीमत पर जो है हार मारने की प्रवृत्ति व्यक्ति के अंदर नहीं होगी। तो ये इस प्रकार के जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है वो व्यक्ति के अंदर भरपूर मात्रा में पाए जाएंगे। और इसका सीधा सीधा असर कहाँ पड़ेगा? 11वें घर के अंदर पड़ेगा। तो 11वें घर में इसकी प्लेसमेंट है, तो व्यक्ति हर तरह की लाभदायक स्थितियों को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और साथ ही साथ ये मंगल की अगर हम दृष्टियों की बात करें तो मंगल की चौथी दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ती है। तो यहाँ व्यक्ति के फाइनेंस के लिए व्यक्ति जो है काफ़ी मेहनत करता हुआ नज़र आएगा, व्यक्ति काफ़ी ऊर्जावान महसूस करेगा। और साथ ही साथ ये मंगल की दृष्टि 5वें घर पर पड़ती है। तो यहाँ पर 5वें घर की दृष्टि को हम दो अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। मंगल एक पाप ग्रह है और पाप ग्रह होने के नाते 5वें घर पर दृष्टि पड़ती है, तो ये संतान के लिए ज़रूर कहीं न कहीं परेशानी पैदा करता हुआ नज़र आता है। परंतु 5वें घर से संबंधित जो काम है, जैसे कि हम 5वें घर से स्पोर्ट्स को भी देखते हैं, 5वें घर से हम आर्ट को भी देखते हैं, या 5वें घर से हम प्रोडक्शन से संबंधित किसी कार्य को देखते हैं, तो इस प्रकार की एक्टिविटीज़ करने के लिए व्यक्ति को एनर्जी लगती है, पावर लगता है, शारीरिक श्रम लगता है। तो इन सभी चीज़ों के लिए ये मंगल काफ़ी सकारात्मक रोल यहाँ करता हुआ नज़र आएगा। तो इन चीज़ों के लिए ये मंगल जो है फायदेमंद रहेगा और यहाँ 5वें घर से संबंधित भी चीज़ें व्यक्ति को जो है मिलने के अंदर आसानी रहेगी। और अगर हम मंगल की 8वीं दृष्टि की बात करें तो वो 6ठे घर के ऊपर पड़ती है और 6ठे घर से हम जिन चीज़ों को देखते हैं उन चीज़ों के लिए व्यक्ति काफ़ी एनर्जेटिक रहेगा। यानी कि 6ठे घर से हम संघर्ष की क्षमता को देखते हैं, तो व्यक्ति किसी भी चीज़ को पाने के लिए अपनी संघर्ष करने की क्षमता का यहाँ पर प्रदर्शन करेगा। व्यक्ति किसी भी कंपटीशन के अंदर जाने से कभी डरेगा नहीं। तो आप 6ठे घर के अंदर भी जो है इसके नतीजे देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि मंगल उच्च का होने पर हमें जो है ज़्यादा नेगेटिव परिणाम देखने को मिले, वही नीच का होने पर वही मंगल हमें अच्छे परिणाम देते हुए नज़र आता है। तो इस प्रकार से हम ग्रहों को समझ सकते हैं। अब आप इसी बात को एक और उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए मकर लगन की कुंडली है और इस मकर लगन की कुंडली में आप सूर्य की स्थिति को देखिए। सूर्य यहाँ पर नीच का बना हुआ है,
नीच का होने का मतलब है कि इस ग्रह से संबंधित परिणामों में न्यूनता आएगी और इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा इसके अपने घर के ऊपर। और अपना घर है इसका 8वां घर। 8वां घर सभी प्रकार की परेशानियों को दर्शाता है। तो यहाँ पर सूर्य के नीच का होने का मतलब है कि 8वां घर कमज़ोर हुआ। तब आप ही मुझे बताइए, 8वां घर का कमज़ोर होना फ़ायदेमंद रहेगा या नुकसानदेह? जाहिर सी बात है, जहाँ से हमें परेशानियाँ मिलने वाली है वो क्षेत्र अगर कमज़ोर हुआ तो व्यक्ति के जीवन में परेशानियाँ कम आएंगी। तो ये एक अच्छी बात हो गई। यहाँ पर सूर्य की प्लेसमेंट जो है 10वें घर में है। तो 10वें घर में प्लेसमेंट होने का मतलब है कि ये अपनी सभी तकलीफ़ें जो है 10वें घर के अंदर लेके गया है और ये नीच का होने के कारण इसकी तकलीफ़ें कम हो गई है। अगर तकलीफ़ें कम हुई है तो यहाँ 10वां घर भी जो है फ़ायदे की स्थिति में रहेगा। जो तकलीफ़ें हमको 10वें घर में आ सकती थी, करियर में परेशानियाँ आ सकती थी, वो अब न्यूनता के साथ में आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर सूर्य का नीच का होना करियर के दृष्टि से भी जो है काफ़ी फायदेमंद रहा। हाँ, ये अलग बात है कि 8वें घर का अधिपति 10वें घर में गया है, तो इसका मतलब करियर की शुरुआत में ज़रूर तकलीफ़ें आएंगी, परंतु जैसे जैसे स्थिति आगे बढ़ेगी, समय आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे व्यक्ति की स्थिति जो है इम्प्रूव होती चली जाएंगी। और यहाँ सूर्य की दृष्टि जो है कुंडली के चौथे घर पर पड़ती है। तो चौथे घर एक बहुत महत्वपूर्ण घर है, सभी प्रकार की सुख शांति को दर्शाने वाला या मन की शांति को दर्शाने वाला ग्रह है। तो यहाँ 10वां घर से सूर्य की दृष्टि चौथे घर पर पड़ती है, तो वो तकलीफ़ें जो है चौथे घर के अंदर आनी चाहिए, 8वें घर का अधिपति होने के कारण उनके अंदर न्यूनता आएंगी। तो ये भी एक अच्छी बात हो गई। अब यहाँ अगर सूर्य की स्थिति देखें तो कुंडली के 10वें घर में ये सूर्य दिग्बली होता है और दिग्बली होने का मतलब है कि उसके जो नेचुरल ट्रेड है सूर्य के, वो यहाँ पर काफ़ी इम्प्रूव हो जाएंगे। यानी कि व्यक्ति को मान सम्मान ये सूर्य दिला सकता है, प्रसिद्धि दिला सकता है, अधिकार दिला सकता है, महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने की क्षमता ये सूर्य देता हुआ नज़र आ रहा है। और साथ ही साथ जो है मैनेजमेंट की क्षमता ये सूर्य दे सकता है, कार्य क्षमता ये व्यक्ति को दे सकता है। तो यहाँ पर 10वें घर के अंदर इन चीज़ों की जो है सख्त ज़रूरत पड़ती है और सूर्य जो है यहाँ पर दिग्बली होने के कारण इस प्रकार की योग्यताएं लिए हुए है जो कि करियर के लिए बहुत फायदेमंद स्थिति के अंदर रहने वाली है। अब ये सूर्य दिग्बली होकर चौथे घर को दृष्टि दे रहा है, यानी कि चौथे घर से संबंधित जो चीज़ें हैं उसका प्रभाव जो है, सूर्य का प्रभाव जो है इन चौथे घर पर पड़ने वाला है। चौथे घर से हम माँ को देखते हैं, तो जो सूर्य की जो नेचुरल ट्रेड्स है वो इसकी माँ के अंदर पर्याप्त मात्रा में देखने को मिल सकते हैं। माँ को मान सम्मान और प्रसिद्धि मिल सकती है, महत्वाकांक्षी हो सकती है। तो इस प्रकार से हम इसको जोड़कर देख सकते हैं। और साथ ही साथ सूर्य 10वें घर के अंदर काफ़ी अच्छी स्थिति में कहा जा सकता है, क्योंकि किसी उपच्य भाव के अंदर क्रूर ग्रह का बैठना हमेशा ही फायदेमंद माना जाता है और वो उसको हम एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं। यहाँ पर 10वें घर के अंदर क्रूर ग्रह का बैठने का मतलब है कि व्यक्ति किसी भी कीमत पर हार नहीं मानेगा। व्यक्ति अपनी कार्यों को किसी भी दम पर, किसी भी आधार पर, किसी भी तरह से जो है पूरा करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर 10वें घर से हम करियर को देखते हैं, तो करियर की लिहाज से जो है ये स्थिति अच्छी मानी जाएगी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सूर्य यहाँ पर नीच का होने के कारण और ज़्यादा प्रभावशाली हो गया है और जो तकलीफ़ें व्यक्ति को आ सकती थी उसके अंदर न्यूनता आ गई है। तो इसे हम एक अच्छी स्थिति कहेंगे। अब हम इसी सूर्य को कुंडली के चौथे घर में बिठाकर देखते हैं। यहाँ सूर्य को चौथे घर में मेष राशि मिलती है और मेष राशि में सूर्य यहाँ उच्च का होता है। सूर्य उच्च का होने का सीधा सा मतलब है
कि सूर्य यहाँ पर अपने ऊंचे लेवल के परिणाम देगा। और इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होगा? इसका अपना घर। यहाँ सूर्य का अपना घर है 8वां घर। यहाँ 8वें घर से हम सभी प्रकार की पीड़ाओं को देखते हैं, सभी प्रकार की तकलीफ़ों को देखते हैं, मन की व्यथा को देखते हैं, पीड़ा को देखते हैं, दुख दर्द को देखते हैं। तो यहाँ 8वां घर बली अवस्था में आने का मतलब है कि इस प्रकार की तकलीफ़ें व्यक्ति के जीवन में ज़्यादा बढ़ जाएगी। अनावश्यक तकलीफ़ें व्यक्ति के जीवन में बार बार आएंगी। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर सूर्य के उच्च का होने का सीधा सा मतलब ये निकलता है कि व्यक्ति का जीवन पर इस सूर्य का जो है नेगेटिव असर पड़ेगा। ये तो हुई एक बात। अगर हम यहाँ सूर्य की प्लेसमेंट की बात करें तो सूर्य यहाँ चौथे घर के अंदर बैठता है और चौथा घर कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण घर होता है, क्योंकि ये मन की शांति को दर्शाता है, घर के वातावरण को दर्शाता है, और भी सभी प्रकार के जो है सुख है वो हम कुंडली के चौथे घर से देखते हैं। तो यहाँ पर सूर्य का बैठने का मतलब है कि सभी प्रकार की परेशानी ये चौथे घर के अंदर लेके बैठा है, तो चौथा घर यहाँ पूरी तरह से डिस्टर्ब होने वाला है। और ये सूर्य यहाँ पे उच्च का है, तो यहाँ पर जो है डिस्टर्बेंस जो है और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसे हम एक बुरी स्थिति कहेंगे। चौथा घर डिस्टर्ब होने का मतलब व्यक्ति के जीवन में सुख साधन जो है डिस्टर्ब हो गए। अब यहाँ सूर्य की दृष्टि कुंडली के 10वें घर पर पड़ती है, और 10वें घर पर पड़ने का मतलब है कि करियर के ऊपर इसका जो है नेगेटिव असर पड़ेगा, करियर के अंदर परेशानी आएंगी। अब यहाँ हम सूर्य की स्थिति को देखेंगे। सूर्य कुंडली के 10वें घर में दिग्बली होता है, तो जाहिर सी बात है कि चौथे घर के अंदर यह सूर्य दिग्बलहीन होगा। दिग्बलहीन होने का मतलब है कि जो सूर्य के जो नेचुरल ट्रेड्स है वो इस नेटिव के जीवन में कम मात्रा में पाए जाएंगे। ये व्यक्ति को महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं करने देगा, व्यक्ति को अधिकार नहीं दिलाएगा, व्यक्ति को मान सम्मान नहीं दिलाएगा, व्यक्ति को प्रसिद्धि नहीं दिलाएगा, व्यक्ति को कार्य सक्षम बनाने में कार्य सक्षमता कम रहेगी। इस प्रकार के हम नेगेटिव गुण देख सकते हैं। अगर ये सूर्य यहाँ पर दिग्बली होता तो इस प्रकार के गुण पर्याप्त मात्रा में होते थे, परंतु यह दिग्बलहीन है तो इस प्रकार के गुणों के अंदर कमतरता आएंगी। अगर हम यहाँ सूर्य की प्लेसमेंट की बात करें तो सूर्य जैसा एक सेपरेटिव प्लेनेट अगर चौथे घर के अंदर बैठा है तो यहाँ पर डिस्टर्ब करेगा, यहाँ की चीज़ों को जो है पाने में परेशानी व्यक्ति को आएंगी। यहाँ आप सूर्य की स्थिति को देखकर बता सकते हैं कि ये उच्च का होने के कारण व्यक्ति के जीवन में अनावश्यक तकलीफ़ें जो है ज़्यादा बढ़ गई है। वहीं जब ये सूर्य नीच का हमने बना के देखा तो उस कंडीशन में ये सूर्य ज़्यादा फायदेमंद स्थिति के अंदर व्यक्ति को पहुंचा रहा था, परंतु यहाँ उच्च का होने के कारण व्यक्ति के जीवन में परेशानियाँ ज़्यादा देता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस प्रकार से हमने समझा कि कोई ग्रह उच्च का होने पर अच्छे ही परिणाम देगा ये ज़रूरी नहीं है। वो नीच का होने पर हो सकता है कि उससे भी ज़्यादा बेहतर परिणाम दे सकता है। इसलिए हम किसी भी ग्रह की स्थिति को अगर देखें, उसका आकलन करें, तो हमें ये ज़रूर देख लेना चाहिए कि वो लगन के अंदर उसकी स्थिति कैसी है, वो कौन से भावों को रूल करता है, वो दिग्बली होने के कारण जो है किस प्रकार के नेचुरल ट्रेड्स के द्वारा व्यक्ति को फ़ायदा पहुंचा सकता है, और किस प्रकार से वो उच्च का होने के कारण जो है व्यक्ति को फ़ायदा पहुंचा सकता है, और नीच का होने के कारण उसकी स्थितियां जो है किस प्रकार से बदल सकती है। ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। अब आप एक बार इस बर्थ चार्ट को देखिए। इस बर्थ चार्ट में यहाँ बृहस्पति ग्रह लग्नेश होकर कुंडली के 8वें घर के अंदर एक्सॉल्टेशन में आया है। इसका मतलब सीधा सीधा हम इस प्रकार से लगा सकते हैं कि 8वां घर इस कुंडली के अंदर काफ़ी बली अवस्था में आ गया है।
आठवां घर बली अवस्था में आने का मतलब है कि आठवें घर से संबंधित जो पीड़ाएं हैं वो यहाँ पर बढ़ी हुई नज़र आ रही है। और लग्नेश का आठवें घर में बैठने का मतलब ये है कि व्यक्ति को जो चीज़ें सहजता के साथ में मिली हुई है, प्राकृतिक रूप से मिली हुई है, उन चीज़ों को मेंटेन करने में यहाँ काफ़ी दुविधाओं का सामना करना पड़ेगा। उन चीज़ों को व्यक्ति संभाल कर रखने में काफ़ी असहज महसूस करेगा, क्योंकि व्यक्ति की जितनी एनर्जी है, जितनी क्षमताएं हैं, वो दुख दर्द और तकलीफ़ों से निपटने के अंदर लग जाएंगी। तो व्यक्ति को सकारात्मक कार्य करने के लिए वो जो एनर्जी चाहिए उसके अंदर कहीं ना कहीं जो है कमी महसूस होगी। और साथ ही साथ यहाँ बृहस्पति कुंडली के आठवें घर में आने का मतलब है कि यहाँ पर बृहस्पति दिग्बलहीन हुआ है। लगन में बृहस्पति दिग्बल ही होता है, तो आठवें घर में इसको हम दिग्बलहीन कह सकते हैं। तो जो व्यक्ति के जो व्यक्तित्व के अंदर एक आकर्षण होना चाहिए बृहस्पति के कारकत्व के कारण, वो यहाँ हमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ दिग्बलहीन होने के कारण वो जो नेचुरल ट्रेड्स है वो व्यक्ति के अंदर कम नज़र आएंगे। और साथ ही साथ व्यक्ति को अपनी आइडेंटिटी प्रूव करने में काफ़ी दिक्कतें आएंगी। इस तरह से हमने देखा कि यहाँ उच्च का होने के कारण यहाँ बृहस्पति निष्प्रभावी हो गया है। वहीं अगर ये बृहस्पति हम कुंडली के अंदर दूसरे घर के अंदर बिठा के देखते हैं तो ये बृहस्पति जो है नीच का हो जाता है। परंतु यहाँ आप इसकी स्थिति को देखेंगे तो आपको स्थिति ज़्यादा अच्छी तरह से स्पष्ट होती हुई नजर आएंगी। ये बृहस्पति 10वें घर लगन के अंदर दिग्बली होता है, तो ये दिग्बल के काफ़ी करीब है, तो इसके हम दिग्बली कह सकते हैं। दिग्बली होने के कारण ये जो नेचुरल ट्रेड्स है बृहस्पति के, वो इसके व्यक्तित्व के अंदर होंगे। व्यक्ति ज्ञानी होगा, बुद्धिमान होगा, ऊंची सोच वाला होगा, धार्मिक होगा, आध्यात्मिक होगा, और व्यक्ति अच्छे बुरे की पहचान करने वाला होगा, सही गलत की समझ रखने वाला होगा। तो ये जो नेचुरल ट्रेड्स है, एक तो इसके व्यक्तित्व के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ ये जो बृहस्पति है कुंडली के दूसरे घर में बैठा हुआ है, और दूसरे घर से हम फाइनेंस और फैमिली को देखते हैं। और बृहस्पति का एक स्वभाव होता है कि जिस भाव के अंदर बैठता है उस भाव की चीज़ों को बढ़ा देता है। तो यहाँ दूसरे घर के अंदर बैठा है तो व्यक्ति के फाइनेंस को बढ़ाएगा, और साथ ही साथ जो है फैमिली के लिए भी ये अच्छे रिजल्ट देता हुआ नज़र आ रहा है। और बृहस्पति कुंडली के दूसरे घर में बैठने का मतलब है कि दूसरे भाव का जो कारक ग्रह है वो दूसरे भाव के अंदर ही बैठ गया है। ये भी एक अच्छी स्थिति हम मान सकते हैं। अब यहाँ बृहस्पति की अगर हम दृष्टियों की बात करें तो बृहस्पति यहाँ छठे भाव पर दृष्टि डालता है और 10वें भाव पर दृष्टि डालता है। इसका मतलब बृहस्पति की दृष्टियाँ यहाँ पर अर्थ त्रिकोण के अंदर तीनों भावों के ऊपर पड़ती है, यानी कि तीनों भावों को जो है ये बृहस्पति प्रभावित कर रहा है। इसका मतलब व्यक्ति की कार्य सक्षमता काफ़ी अच्छी रहेंगी और व्यक्ति लाभ प्राप्त करने की स्थिति के अंदर रहेगा। अर्थ त्रिकोण का संबंध जो है फाइनेंस से भी होता है, और अर्थ त्रिकोण का संबंध जो है कार्य सेक्टर से भी होता है। तो व्यक्ति कार्य सेक्टर के अंदर भी जो है अच्छा परफॉर्म करेगा, और फाइनेंस के लिहाज से भी जो है इसे हम अच्छी स्थिति कहेंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा कि उच्च का बृहस्पति होने से जो है नीच का बृहस्पति होना ज़्यादा फायदेमंद नज़र आ रहा है हमें इस धनु लगन की कुंडली के अंदर। तो इस प्रकार से कुछ उदाहरण कुंडलियों के द्वारा हमने ये समझने का प्रयास किया कि किसी भी ग्रह का उच्च का होने का ये मतलब कतई नहीं होगा कि वो अपने हाईएस्ट लेवल के परिणाम ही देगा। हो सकता है कि वही ग्रह नीच का होने के बाद में और ज़्यादा बेहतर परिणाम देते हुए नज़र आए। आप इसके लिए और उदाहरणों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप सिंह लगन की कुंडली में शुक्र की स्थिति देख सकते हैं। शुक्र 8वें घर का अधिपति होने के कारण किस प्रकार से व्यक्ति को
परेशानियां पैदा कर सकता है उच्च का होने के बाद में, और नीच का होने के बाद में उसके किस प्रकार के फ़ायदे मिल सकते हैं उसका भी आप आकलन कर सकते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मेरा एक मतलब रहा है, और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाहता था कि किसी भी ग्रह की उच्चता और नीचता देखकर आप उसके डायरेक्ट रिजल्ट के ऊपर मत जाइए। उसके रिजल्ट को आप प्रेडिक्ट करने से पहले उस ग्रह की कुंडली के अंदर स्थिति को समझिए और फिर उसका आकलन कीजिए, तो आप वास्तविकता के काफ़ी करीब होंगे। तो ये मेरा एक प्रयास था। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रयास आपको अच्छा लगेगा या आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर हाँ, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा।